वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अटूट अंग की तरह हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्कनेक्ट रही हैं और इन्होंने बचपन से आज तक भारत को विजिट नहीं किया। ये बड़ी कंसिस्टेंट विजिट्स पे भारत जाती रही हैं और इनकी एक जाती वाबस्तगी और एक लगाव, एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत के लिए मौजूद है। अनायात इसलिए की जा रही है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को इस रीजन के ऊपर काउंटर करना चाहते हैं। एक खबर आई कि खुफिया मुलाकात यूएई के साथ मिलके अमेरिका की, इसराइल की, कि गजा के अंदर मुस्तकबिल की गवर्नमेंट कैसी होगी ये वो डिसाइड कर रहे हैं। मगर इससे 48 घंटे पहले बीजिंग के अंदर हमास, अल फतह और 14 धड़े फलस्तीन के चीन ने उनको टेबल पर बैठाया और उनके साथ मुस्तकबिल की कौमी मफाहमती गवर्नमेंट का एक मॉडल पेश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप जैसों को जानती हूं। और वो जब जानने की बात की तो उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया कि मैंने किस किस तरीके से जो करप्ट लोग थे, जो जराइम पेशा अफराद थे, उनको हैंडल किया। अब्दुल रहमान खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप भी फॉलो कर रहे होंगे जो डिबेट्स चल रही हैं वहाँ पे, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अभी कैमला हैरिस का जो रीसेंट बयान सामने आया, बड़ा दबंग एंट्री उन्होंने वाकई दी। उन्होंने अपना करियर बताया कि जी मैं पहले अटॉर्नी जनरल रही एक रियासत की, सेनेटर रही, वाइस प्रेसिडेंट, मगर मेरी लंबी हिस्ट्री है कि मैंने प्रेडिटर्स, क्रिमिनल्स, इस तरह के लोगों को बड़ा अच्छा डील किया हुआ है। तो मकबूलियत बढ़ी है उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नो डाउट जो सर्वेज हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन है और ट्रंप के हवाले से जो वॉक ओवर की एक सूरत हाल डेवलप हो गई थी उसको ऑल टुगेदर उन्होंने चेंज किया है और एक नया कंपटीशन इस इलेक्शन के अंदर, जो स्पाइस इलेक्शन की होती है, वो वहाँ पे डेवलप हो गई है। सही एक कॉन्फिडेंस मिला है डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। एक एम्बिग्विटी थी वो जो बाइडन की सेहत के हवाले से, उनकी जिस्मानी जहनी कैफियत के हवाले से, और उससे बढ़कर जो उनका बुढ़ापा था, जो उनकी एज की सीनियरिटी थी, बहुत सारे ऐसे कार्ड थे, एक बहुत बड़ा बैगेज था कारकर्दगी से हटके बतौर कैंडिडेट जो बाइडन के कंधों पर था। और ट्रंप ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से इस्तेमाल किया अपनी कैंपेन में और इसी वजह से एक सदारती मुबाहिसे ने बाइडन को इस पूरी इलेक्शन कैंपेन से आउट कर दिया। मगर अब जो खातून मैदान में आई हैं, जैसे कि आपने अभी उनके क्रेडेंशियल्स बताए, कैमला हैरिस बुनियादी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग विमेन के तौर पे सामने आई हैं और वो स्याह फार्म कम्युनिटी के लिए, आम अमरीकी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ करके दिखाया है। वो थ्रू आउट अपने कैरियर के अंदर एक ऐसी परफॉर्मेंस देती रही हैं जो कि एक बेंचमार्क है। मैं थोड़ा सा कैमला हैरिस के हवाले से आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये तारिकीन वतन के लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कैमला के जो पेरेंट्स थे वो तारिकीन वतन थे। इनकी वालदा का ताल्लुक भारत से था, भारत की एक रियासत तमिलनाडु, और तमिलनाडु का शहर चुनाई, तमिल से है जी, चुनाई शहर से इनकी वालदा का ताल्लुक, भारतीय नयाद। और आज अभी मैं रीसेंट स्टोरीज पढ़कर आ रहा था कि जो इनका ननियाल कहा जाता है जिस गांव को, उस गांव में कैमला हैरिस के बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं और वो उस इलेक्शन को वहाँ इंडिया के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा एक जज्बाती लगाव, एक वाबस्तगी हमें नज़र आ रही है। ये हार्वर्ड से पढ़ी, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, फिर इन्होंने लॉ की डिग्री की। वालिद साहब इनके जमैका से उनका ताल्लुक था और फिर उसके बाद इन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद ये 2011 से लेके 2017 तक कैलिफोर्निया में इन्होंने एज अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपना ओहदा संभाला। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक स्याह फाम खातून वो बतौर अटॉर्नी जनरल उसने काम किया। 2016 के अंदर ये दूसरी स्याह फाम खातून थी जो कि एक सेनेटर के ओहदे पर पहुंची और ये पहली स्याह फाम खातून है जो कि एक नायब सदर के तौर पर पहुंची। अब्दुल रहमान, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, बड़ा क्लोज मार्जिन है, 44 और 42%, 2% का है। अच्छा, कमला हैरिस अगर मुंतखब होते मफरूज़े के तौर पर बात करते हैं तो ये अब तक की पहली खातून सदर होंगी अमेरिका की, और 200 साल तारीख में नायब सदर के हवाले से पांचवी खातून होने जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है जी
बाद इनकी अपनी जमात का इतना है कि इन्होंने रिकॉर्ड एक और बनाया एक ही दिन में फंडिंग के। $81 मिलियन का फंडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। अगेन वही बात है, क्योंकि जब आप सर्वेस की बात करते हैं तो ट्रंप इस मामले में बड़े लकी हैं। ट्रंप ने पहला सदारती इलेक्शन एक खातून को हराया, हेनरी क्लिंटन को। ओके। और जितने सर्वेस थे वो हेनरी क्लिंटन के हक में आ रहे थे, ट्रंप फेवरेट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप कार्ड चला और हेनरी को डिफीट हुई। इस मर्तबा क्या एक मर्तबा फिर एक खातून के साथ उनका मुकाबला है और सर्वेस फिर हेनरी क्लिंटन के हक, कैमला हैरिस के हक में आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स के हक में आ रहे हैं। तो क्या दोबारा ट्रंप की किस्मत, ट्रंप कार्ड जो है वो एक मर्तबा फिर चल रहा है? साइकोलॉजिकल बर्तरी की अगर बात करें तो कैमला को वो भी हासिल है क्योंकि ट्रंप कन्विक्टेड हैं और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है सामने। उनकी स्पीच देखिए ना कैमला हैरिस की, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप जैसों को जानती हूं। बिल्कुल, यही सवाल और वो जब जानने की बात की तो उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया कि मैंने किस किस तरीके से जो करप्ट लोग थे, जो जराइम पेशा अफराद थे, उनको हैंडल किया। और एक बात जो कि कैमला की शोहरत के अंदर बतौर वकील, वो ह्यूमन स्मगलिंग की बात हो, खवातीन पर तशद्दुद की बात हो, एबॉर्शन लॉज की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के लॉज की बात हो, और सबसे बढ़कर ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उनको सबसे ज्यादा जिस खातून ने टफ टाइम दिया वो कैमला हैरिस थी। अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने पॉलिसीज को टारगेट किया। अच्छा, आपने जैसे कहा कि उन्होंने स्पीच बड़ा, एक तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो दबंग अंदाज था, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रम्प जैसों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और इन लोगों से निमटना भी जानती हूँ। ये चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आई कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये इनकी मकबूलियत की वजह है। दूसरा, अब हमसाए ममालिक भारत से उनके ताल्लुकात मिलते जुड़ते हैं और आपने बताया कि वहाँ पर सेलिब्रेशन का सिलसिला भी जारी है। तो आपको लगता है कि अगर ये बन गई तो फिर हमसाया ममालिक जो हैं उनके मामलात भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस बैकग्राउंड के साथ अगेन आप अगर कैमला की स्पीचेस मोदी साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से अगर आपको सुने तो वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अटूट अंग की तरह हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्कनेक्ट रही हैं और इन्होंने बचपन से आज तक भारत को विजिट नहीं किया। ये बड़ी कंसिस्टेंट विजिट्स पे भारत जाती रही हैं और इनकी एक ज़ाती वाबस्तगी और एक लगाव, एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत के लिए मौजूद है। लेकिन भारत एक ऐसी ही सिचुएशन पहले भी फेस कर चुका है ना। ऋषि सुनक जब वज़ीर आज़म बने थे, जी ऋषि थे, और लेकिन वो ऋषि नाकाम हो गए। ऋषि की वजह से, बल्कि आप यूँ कहिए कि पूरी पार्टी को लॉस हो गया, पूरा इलेक्शन वो लूज करके। लेकिन अगेन जो पॉलिसीज होती हैं वो इनफरादी ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होती। आप एक सर्टेन लेवल तक फेवर्स दे सकते हैं। पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से। अभी कल ही डोनाल्ड लू जो कि मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर पाकिस्तान के लिए फंडिंग के लिए जो बाइडेन की तरफ से $10 करोड़ की इमदाद की रिक्वेस्ट की है। तो उससे आपको एक अंदाजा होता है। और वो क्यों चाह रहे हैं, वो चाइना के ऊपर पाकिस्तान के इन्हिसार को कम करना चाहते हैं। उनका टारगेट चाइना है, तो पाकिस्तान उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये टेक्निकल सवाल है यहाँ पे कि चाइना ने पिछले साल $2.4 बिलियन के गालिबन जो कर्ज हैं रोल ओवर किए हैं पाकिस्तान के। डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अमेरिका है, चाइना माजी था। तो ये कैसे, ये इक्वेशन कोई सूट बैठती है? पाकिस्तान तो बड़ी जो है वो कंफ्यूजिंग एक स्टेट में नहीं आ जाएगा? देखिए, एक तवील अरसे से अमेरिकन ये कह रहे हैं कि आपको चीनी कर्जे ले डूबेंगे। अमेरिकन एक लॉबी सेट कर रहे हैं, एक मनफी प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं सी पैक के हवाले से। वो चाइनीज जो इन्फ्लुएंस पूरे रीजन के अंदर फैल रहा है वो उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन ये बातें कहने में बहुत ऐसी लगती हैं, भली लगती हैं। आप कर्जों की बात करते हैं, मगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान को एड से निकल के ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को मार्केट्स चाहिए। और आज भी जो ट्रेड का साइज है पाकिस्तान का चाइना की निस्बत अमेरिका के साथ ज्यादा है, $9 अरब। कल भी जो अमेरिकन काउंसलेट थे उनकी आप स्पीच सुन लें सेमिनार के अंदर, तो वो बिजनेस साइज की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद खारजा पॉलिसी जिसके अंदर जैसे इंडिया की है, इंडिया एट अ टाइम
अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है, एट अ टाइम वो रूस के साथ ताल्लुकात रखता हम है। इस पोजीशन में हैं। नहीं, हम इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमें इस पोजीशन को अडॉप्ट करना है। और वो कैसे अडॉप्ट करना है कि जब हम अपने गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपने वसाइल को देखकर अगर हम बनाएंगे तो हम निकल आएंगे। लेकिन अभी देखिए, अब्दुर्रहमान, इन्हीं ये जो एलिमेंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, लेकिन इन्हीं के लिए वो एड दे रहे हैं। देखिए, एड से मुल्क नहीं चला करते। एड एक इंसुलिन है, एक इंजेक्शन है जो आपको एक नशे का आदी बनाता है, वो आपको तवाना नहीं करते। बात ये है कि वो मैं सॉरी एक जुमला मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अमेरिका को एक सफेद हाथी के तौर पे तशबीह दी जाती है। देयर इज नो फ्री लंच। ये एक इस्तिलाह है कि जो पैसे आपको, यही मैं कहने वाली थी कि वहाँ पर तो जैसे कि आपने कहा सफ़ेद हाथी, कोई आप किसी तरह की भी कोई आपके साथ मोहब्बत प्यार बगैर वजह से नहीं होती। अनायात क्यों की जा रही हैं अचानक से पाकिस्तान में? अनायात इसलिए की जा रही है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को इस रीजन के ऊपर काउंटर करना चाहते हैं। अब आप सिर्फ एक डेवलपमेंट को पिछले 48 घंटों के अंदर देख लें। एक मीटिंग नेतन्याहू ने आज ही एड्रेस किया अमेरिकन कांग्रेस को, और वो मुलाकात कर रहे हैं इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप के साथ भी, बाइडन के साथ भी, कैमला के साथ भी कर रहे हैं। एक तरफ ये ग्रुप बन रहा है, और आज ही एक खबर आई कि खुफिया मुलाकात यूएई के साथ मिलके अमेरिका की, इसराइल की, कि गजा के अंदर मुस्तकबिल की गवर्नमेंट कैसी होगी ये वो डिसाइड कर रहे हैं। मगर इससे 48 घंटे पहले बीजिंग के अंदर हमास, अल फतह और 14 धड़े फलस्तीन के चीन ने उनको टेबल पर बिठाया और उनके साथ मुस्तकबिल की कौमी मफाहमती गवर्नमेंट का एक मॉडल पेश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पे यूनिपोलर वर्ल्ड से बायपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये आलमी ताकतों की, आलमी मईशतों की लड़ाई है। सी पैक को काउंटर करने के लिए वो भी ट्रेड रूट्स लेकर आ रहे हैं, वो भी अपने मंसूबे दुनिया में लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक जो सैड रियलिटी है, हमें इससे पहले कैरी लोगर बिल की भी एड मिली और $7 बिलियन की, लेकिन ये एड्स जाती कहाँ है? हमें तो कभी ये एड्स, ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। एक और सवाल है, वक्त बड़ा कम है, वापस चलते हैं अपने अमेरिका के इलेक्शंस की तरफ। अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं वो नवंबर और ट्यूसडे को ही क्यों होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बुनियादी तौर पे इसका एक बैकग्राउंड मैं सिर्फ पहले आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी जी। 1788 से लेके 1845 तक अमेरिका में जितने इंतखाबात हुए ये किसी न किसी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करके और इसकी शफाफियत पर एतराज़ उठा। मसला ये था कि बाज़ रियासतें इंतखाबात ताख़ीर से करवाती थी और उसकी वजह ये थी कि वो समझते थे कि जब पूरे मुल्क के ट्रेंड सामने आ जाएं तो वो किंग मेकर बन जाएं कि वो जिसकी तरफ जाएंगे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। और दूसरा एक मसला वहाँ पे ये था कि पार्टियां इन्फ्लुएंस करती थी वोटर को, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर 1845 के अंदर एक कानून पास हुआ कि इलेक्शन एक ही दिन होगा और पहले सदर और नायब सदर का एक दिन होगा। 1845 में, ठीक है, 1845 में ये कानून बना कि एक दिन इलेक्शन होगा। अब इस कानून में एक और बहस हुई कि आखिर महीना कौन सा होगा और दिन कौन सा होगा। तो महीने के एतबार से अमेरिका उस जमाने में ज़रई मुल्क था, 90% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो नवंबर का महीना उनको सूट करता था कि किसान अपनी फसलें काश करके काट के वो फ्री होते थे और मौसम बेहतर होता था। तो उन्होंने नवंबर का इंतखाब किया। अब मंगल के दिन की बात कर लेते हैं। उन्होंने हफ्ते के 7 दिन का कंपैरिजन किया। संडे को इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि मेजॉरिटी आबादी क्रिश्चियन थी और उनकी इबादत का दिन है और इस वजह से उस दिन को अडॉप्ट नहीं किया गया। फिर बुध का जो दिन था वो ट्रेड का दिन था, मंडियां लगती थी, तो इस वजह से बुध कैंसिल हो गया। आखिरी जो दिन बचा था सूटेबल वो मंगल का दिन था जिस दिन ये आसानी से, तो फिर मंगल हो गया। वन लाइनर आंसर जाते जाते कि अभी कमला हैरिस कर रही हैं और अभी सीट संभालने जा रही हैं डेमोक्रेट्स की। इस दौरान अभी तक जो बाइडन ही प्रेसिडेंट है, कोई अहम फैसला करना पड़ जाता है तो सदर के फैसले की हैसियत क्या होगी? सदर के फैसले की वही हैसियत होगी जो पहले दिन सदर के फैसले की थी। फैसला कानून की शक्ल इख्तियार करता है, अथॉरिटी की शक्ल इख्तियार करता है, लिजिटिमेट करता है। आखिरी लम्हे तक बाइडन का आखिरी दस्तखत
वो एक कानूनी सदर की हैसियत रखता है, उसके इख्तियारात में, ताकत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान खान, आपने वक्त दिया जी। वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी कि मंगल और नवंबर के दिन में क्यों इलेक्शंस होते हैं हमेशा अमेरिका के।